This conference will now be recorded. सबसे पहले हम अष्टांग हृदय संहिता का सूत्र स्थान देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 26वां अध्याय शस्त्र विधि अध्याय का विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसके बारे में वाग्भट जी के जो भी मत है उनके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो यंत्र विधि के बाद शस्त्र विधि अध्याय आता है। हालांकि कल हमने यंत्र विधि अध्याय की चर्चा करते हुए देखा था कि अष्टांग संग्रह में यंत्र विधि और शस्त्र विधि ये दोनों अध्याय इकट्ठा है, और अष्टांग हृदयकार वाग्भट जी जो है उनको शायद ये दोनों का हमें भेद जानना चाहिए, इस दृष्टि से उन्होंने अलग से रखने का प्रयास किया होगा। एक ये कारण हो सकता है, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है, एक ही कारण नहीं होगा, जो मुझे समझ में आता है वो मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा कारण यह होगा कि अष्टांग हृदय जो है वो काल दृष्टया थोड़ी हमें 6ठी शताब्दी के अंत में लिखी गई संहिता है, और विषय अगर संक्षिप्त रीत्या एक एक चैप्टर या अध्याय से समझाया जाए तो स्नातकों को, अध्ययनकर्ता को वो अच्छे से समझ में आएगा। बड़ा चैप्टर रहा तो हम भी उसको स्टडी करने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो ये भी एक व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य उसका रह सकता है। तो आगे जाएंगे, वाग्भटाचार्य जी इसके बारे में जो भी विस्तृत रीत्या बताते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यंत्र विधि अध्याय के बाद है शस्त्र विधि अध्याय, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 26वां अध्याय। तो जैसा मैंने अभी आपको कल भी बताया था, सुश्रुताचार्य जी जो सर्जिकल साइंस के पायोनियर हैं, उन्होंने विस्तृत रीत्या इस सर्जिकल ब्रांच का या शल्य संप्रदाय का विस्तार किया, और उसी से हम अष्टांग हृदय में जो भी चीजें आती है उसी से प्रेरणा ली हुई है, या उसी को आगे बढ़ाते हुए वाग्भट जी ने उन्हें प्रस्तुत करने का कोशिश किया है, और काल दृष्टया उसको संक्षिप्त रीत्या ढालने का प्रयास भी किया है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, मुझे इंटरनेट में एक जगह मिला कि नासा का जो सबसे अच्छा तरीका है, ये आपको शल्य तंत्र विषय जब आप तीसरे वर्ष में अध्ययन करोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि युद्ध में या किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर नासा जो एक्सटर्नल नोज है वो चला गया, तो उसके लिए विविध प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी उस वक्त भी की जाती थी। लेकिन सुश्रुताचार्य जी ने उल्लेख की हुई जो सबसे पॉपुलर सर्जरी, और आगे जाके उसको भी फॉलो किया, आज के सर्जिकल साइंस में भी फॉलो किया जाता है, उसमें ये कपाल के या फ्रंटल रीजन की स्किन, उसको इस तरीके से फ्लैप वहां डालेंगे और आर्टिफिशियल नोज तैयार किया जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी ऐसे। ठीक है, तो ये फ्लैप जो डालेंगे उसको टोटल नहीं काटेंगे, यहाँ से उसको वैसे ही रहने देंगे, इस प्रकार का वर्णन है, ताकि वो ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे, और फिर वो जैसे जैसे हीलिंग हो जाएगा तो फिर यहाँ से उसको कट किया जाएगा, और ये नोज जो है प्लास्टिक सर्जरी की तैयार हो जाएगी बिल्कुल। और यही तकनीक बहुत सालों तक आधुनिक जो सर्जन्स है वो भी फॉलो करते रहे हैं। ठीक है, तो ये वापिस मैंने कहने का कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि सुश्रुताचार्य जी वॉज द ग्रेट सर्जन, देर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर अपर सुश्रुत संहिता का आप आगे अध्ययन करोगे तो उसमें जो शस्त्र कर्म वर्णन आते हैं वो भी हमें इसके लिए बहुत सारे सबूत देते हैं कि उस वक्त ये प्रैक्टिसेस जरूर की जाती थी। आगे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, हम सुश्रुताचार्य जी का स्मरण करेंगे और आगे जाएंगे। सुश्रुत सूत्र स्थान 8वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान 34 एवं 35 अध्याय में, 35वें अध्याय में, और विशेषतः इन चीजों का, इन अध्यायों में शस्त्र विधि का विस्तृत वर्णन आता है।
चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान संहिता होने की वजह से उसमें शस्त्रों का वर्णन जिस तरह इस अध्याय में है वैसा उसमें वर्णन नहीं है चरक संहिता में। लेकिन चरक चिकित्सा स्थान 25वें अध्याय में षड्विध शस्त्र कर्म का उल्लेख आया है और वो रेफरेंस 55 से लेके 66 या 60 तक ऐसे वो श्लोकों में षड्विध शस्त्र कर्मों का उल्लेख आया है। यंत्रों के वर्णन के बाद शस्त्रों के भेद या उसके उपभेद वर्णन करना आवश्यक ही है और इसी दृष्टि से हमें अध्याय का क्रम मिलता है। सबसे पहले तो शस्त्रों का जो वर्णन आया है उनकी संख्या बताई है षड्विंशति यानी 26। तो ये आप ध्यान में रखो। और शस्त्रों का निर्माण जो है वो कुशील कर्मा सुकर्मा कर्मारैहि घटितानि। अभी ये सुकर्मा जो है यानी कारीगर, बहुत अच्छे और कुशल कारीगर जो शस्त्रों का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं, उनके द्वारा यथा विधि यानी जैसे ग्रंथों में कहा है उस प्रकार से उसको विधि पूर्वक उनसे यंत्रों शस्त्रों का निर्माण करवाना चाहिए। ये शस्त्र जो है वो कैसे हैं, तो तेज धार वाले होते हैं। वो रोगों को भी काट सकते हैं, यानी जो विकृत भाग है शरीर का उसको काट सकते हैं। इनकी लंबाई 6 अंगुल होनी चाहिए, एवरेज आपको लंबाई दी है। शस्त्र देखने में सुंदर यानी सुडौल होना चाहिए, सुंदर धार वाला होना चाहिए और उसका जो ग्रिपिंग यानी मूठ है उसकी उसकी पकड़ भी अच्छी हो, इस प्रकार की उसकी होनी चाहिए। आकृति उसकी डरावनी या जिससे भय लगे हाथ में लेने वक्त, या जिस व्यक्ति पे उसका उपयोग करेंगे उसको भी भय लगे, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और प्रायः वो लोहे के होने चाहिए। यानी यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया है वो तीक्ष्णायस इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया है। सुधमात सुतीक्ष्ण आवर्तिते अयसी। अयसी यह शब्द जो है वो लोहे के लिए है या फौलाद के लिए है, और वो भी अच्छे प्रकार का फौलाद यानी जिसे हम पोलाद कहते हैं उस प्रकार का। तो इन शस्त्रों को उनका जो मुखाग्र या फल है जिसे फाल भी मराठी में कहते हैं, तो यानी धारदार जिस जहां धार रहेगी वो मजबूत होनी चाहिए और उसका वर्ण जो है वो नील कमल के समान होना चाहिए। इस प्रकार का हमें श्लोक नंबर 1 से लेके श्लोक नंबर 3 तक उसके विस्तृत वर्णन आते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के शस्त्र जो है वो सदा चिकित्सा काल में वो चिकित्सक के पास होने चाहिए, आवश्यकता अनुसार उसने उसका प्रयोग करना है। प्रायः स्थान विशेष के प्रयोग से एक ही प्रकार के 2 या 3 शस्त्र भी हो सकते हैं, या एक शस्त्र से काम नहीं होगा तो उसी प्रकार के 2 या 3 शस्त्र भी ले सकते हैं। आगे जो बताया है वो 26 शस्त्रों के नाम यहाँ पे उनकी गणना की गई है इस अध्याय के बिल्कुल शुरुआत में जो हमने यहाँ पे देखा। तो इस 2 नंबर के श्लोक के बाद ही उसकी गणना की गई है। तो ये जो है मंडलाग्रम फले तेषाम तर्जनी अंतर्नखाकृति लेखने छेदने योज्यम पोथकी शुंडिकादिशु। ये पोथकी शुंडिका ये जो है वो व्याधि के नाम है जो सर्जिकल डिसीजेस है, या तत्र धन्वंतरियाणाम अधिकारा ऐसे करके चरकाचार्य जी ने जिन व्याधियों को छोड़ दिया है, यानी धन्वंतरी संप्रदाय के या शल्य चिकित्सा प्रधान संप्रदाय के जो एक्सपर्ट है उन्होंने उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा उनका मत है। तो 26 शस्त्रों के नाम यहाँ पे आएंगे, उनको पहले हम गिनाएंगे। मंडलाग्र, वृद्धिपत्र, उत्पल, अर्धधारक, सर्प, एशनी, वेतस या वेतसाग्र, शरायास्य, त्रिकुर्चक, कुशास्य, साटवदन, अंतर्वक्त्रार्धचंद्रक, व्रीहिमुख, कुठारी, शलाका, अंगुली शस्त्र, बड़िश, करपत्र, करतरी, नखशस्त्र, दंत लेखनक, विविध प्रकार की सुइयां, कुर्च, मथानी या खज भी कहा जाता है उसको, आरा, ये आरा 4 प्रकार के वर्णन किए गए हैं, और 26वां कर्णवेधन शस्त्र। इस प्रकार से 26 शस्त्रों की गणना की गई है।
वन बाय वन इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मंडलाग्र। मंडलाग्र शस्त्र को हम सिंपल लैंग्वेज में या आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक प्रकार का ये सर्कुलर या राउंड हेड नाइफ है, जो यहाँ पे आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। ये जो चित्र ऊपर लिए गए हैं, ये अष्टांग हृदय संहिता की जो हमारी आयुर्वेद रसायन और सर्वांग सुंदर टीका सहित संस्कृत उसका एक वर्जन अवेलेबल है और सर्वश्रुत या सर्वत्र अवेलेबल है, उसमें से यह चित्र लिया गया है। और नीचे जो चित्र दिए हैं वो प्रायः हमने कोशिश की है आज के परिप्रेक्ष्य में उस चित्र का कुछ हम सिमिलैरिटी दिखाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले ये मंडलाग्र है। तो मंडलाग्र क्या है? तो ये सबसे पहले आया हुआ इसका अग्रभाग जो है वो फल स्वरूप रहता है या फाल रहता है, और उसका जो स्वरूप है वो तर्जनी यानी लिटिल फिंगर उसके बराबर होगा और नख के भीतरी भाग के सदृश रहेगा। जो ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा अर्धचंद्राकार भाग, इसका वर्णन भी हम कर रहे हैं। अग्रभाग यानी उसका ये भाग पोर्शन जहां पे धार रहेगी, उसका उपयोग पोथकी, पोथकी क्या है तो जिसे चालेजियन भी कहा जाता है, मराठीमध्ये आपण त्याला अंजन नामिका असं सुद्धा म्हणतात। अंजन नामिकेसारखा आहे ऍक्च्युली हा, आणि चालेजियन हे इंग्रजीमध्ये नाव आहे। आपण काय म्हणतो त्याला बरं, मला आता नेमकं मराठी शब्द त्याला आठवत नाहीये, पण पापणीमध्ये जी काही फोड येतो एक मोठासा आणि तो सलत राहतो सतत, त्याला आतून काही वेळेला तोंड पण असतं त्या काय म्हणत आपण फोडाला, त्याला हे म्हणतात अंजन नामिका, अंजोई असं पण म्हणतात ग्रामीण भागामध्ये। सो ये पोथकी जो है गलशुंडी यानी गले के भीतर जो एक शुंडी जैसा लटकता पोर्शन रहता है, उसके लेखन के लिए, छेदन के लिए यानी काटने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। प्रायः छेदन और लेखन ये उसके दो कर्म या उपयोग है। ये हो गया मंडलाग्र शस्त्र। ये मंडलाग्र शस्त्र जो है उसके बाद आता है वृद्धि पत्र। तो वृद्धि पत्र समझने में बिल्कुल आसान है। स्काल्पेल हम डिसेक्शन के लिए भी आपने फर्स्ट ईयर में यूज किया होगा। ये स्काल्पेल ब्लेड जो है, यहाँ उसके आधुनिक चित्र या आज के चित्र भी मौजूद है। तो उसके विविध प्रकार है, विशेषतः अंचिताग्र और प्रथताग्राम, ये सुश्रुतों ने प्रकार बताए हैं। और अष्टांग हृदय में रुजु अग्र, नताग्र दीर्घ वक्र और नताग्र ह्रस्व वक्र। दीर्घ वक्र यानी इसमें ज्यादा उसकी वक्रता रहेगी और ह्रस्व वक्र यानी इसमें कम वक्रता रहेगी। इस प्रकार से इस संस्कृत शब्द को हम सिंपल पद्धति से आसानी से जान सकते हैं। और पहला ये जो प्रकार देखा रुजु अग्र, यानी इसमें वो कम रहेगा, उसका जो धार वाला भाग है ये स्ट्रेट रहेगा यानी बिल्कुल सीधा रहेगा, और ये वक्र के दो प्रकार है। ठीक है, यानी दो प्रकार है, एक सरल वाला रुजु अग्र कहा है और दूसरे जो है वो वक्र है, लेकिन वो ज्यादा वक्र और कम वक्र, इस प्रकार से उसके दो उप प्रकार है। ठीक है, ऐसे तीन प्रकार के वृद्धि पत्र जो है वो हमें अष्टांग हृदय में वर्णित मिलते हैं। वृद्धि पत्र शास्त्र जो है ये सिंपल लैंग्वेज में कहे तो बार्बर के शॉप में जो उस्तरा रहता है इस प्रकार का वो रहता है। इसका अगला भाग रुजु यानी सीधा रहता है। इसका प्रयोग ऊंचे व्रणशोथ को छेदने के लिए, यानी जो बड़े बॉइल्स या एब्सेस रहेंगे उनको छेदने के लिए, भेदने के लिए या पाटन करने के लिए यानी चीरने के लिए। तो अगर एब्सेस को ड्रेन करना है आपको तो इस वृद्धि पत्र का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। इसके विपरीत अगर गंभीर व्रणशोथ है यानी वो बहुत ही डीप है तो उसके छेदने इत्यादि कर्मों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस शस्त्र का आकार पीछे की ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है और ये छोटे मुख वाला, और मैंने जैसे कहा
तो सबसे पहला उपप्रकार यहाँ पे बताया है अष्टांग हृदय में 7वें श्लोक में, उत्पल एवं अध्यर्ध धारक शस्त्र। तो उत्पल पत्रक या अध्यर्ध धारक जो है, ये दोनों ही शस्त्र भेदन, छेदन और पाटन कर्म के लिए इस्तेमाल किए जाते। अभी तीसरा और चौथा है ये उत्पल पत्र और अर्धधारक। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्पल शब्द का अर्थ है लोटस या कमल, कमल की कली या एक पत, उसका जो लोटस का लीफ, यानी हम क्या बोलते हैं उसको, एक प्रकार से उसकी पंखुड़ी, हाँ अभी ठीक से वर्ड ध्यान में आया, कमल की एक पंखुड़ी जैसे रहेगी या कली जैसे रहेगी, उस प्रकार का है। तो पत्र शब्द का अर्थ जो है वृद्धि पत्र है, उत्पल पत्र है, इस प्रकार से जो वर्णन आते हैं। पत्र का मतलब वो उसका फ्लैट ऐसे वो शस्त्र रहेगा, मेनली उसका जो यूजफुल पार्ट या रुग्ण के शरीर का जिसके संपर्क होगा, जिससे वो जो भाग रहेगा वो फ्लैट रहेगा, थिन रहेगा। इस प्रकार से इस शस्त्र का उपयोग उत्पल पत्र का विशेषतः भेदन, छेदन और पाटन यानी चीरने के लिए किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया उत्पल पत्र, ये हो गया अर्ध्य धारक। ठीक है, तो अध्यर्ध धारक ऐसा उसका नाम है, यानी एक ही तरफ से उसको आधी धार है, और उत्पल पत्र को देखेंगे आप दोनों तरफ से धार है। तो अगर ग्रंथ में नहीं भी है ये डिटेल्स, तो हमने ये समझने हैं और उस प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखना है। आज तक तो इसके लिए शस्त्र के लिए LAQ नहीं आया है, लेकिन यंत्र और शस्त्र इकट्ठा आ भी सकता है, इसको हम नकार नहीं सकते। विशेषता यंत्र और शस्त्र के भेद वर्णन करें, इस प्रकार से हमें प्रायः प्रश्न आते हैं, या किसी एक शस्त्र का ऐसे क्यों भी आ सकता है, जैसे मंडलाग्र शस्त्र, वृद्धि पत्र शस्त्र या शलाका यंत्र। इस पद्धति से ये प्रश्न आ सकते हैं। तो इनको हम ऐसे से जानने चाहिए, न केवल परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन व्यवहार में भी। जब आप में से कोई सर्जन बनेगा, शल्य तंत्रज्ञ, शालाक्य तंत्रज्ञ बनेगा, तो उसके लिए यह बहुत ही उपयुक्त भाग है। ठीक है, आगे आएंगे, वो है शस्त्र का नाम सर्प्यास्त्र या सर्पमुख, यानी सर्प यानी स्नेक के, विशेषता कोबरा जैसा उसका जो फन रहता है, उसके भाग में ऐसे थोड़े से वक्राकार वो भाग रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसका जो लंबाई है फल भाग की, जो वक्र है, तो वो वक्र भाग है आधा अंगुल। और इसका प्रयोग विशेषतया नासिका छिद्रों तथा कान के भीतर उत्पन्न अर्शांकुरों को काटने के लिए होता है। अभी आप समझेंगे नहीं, लेकिन पॉलिप जो है वो नेजल पॉलिप है या ईयर के भीतर पॉलिप है। तो पॉलिप यानी अर्बुद छोटा सा, उसको काटने के लिए इसका इस्तेमाल सर्पास्य या सर्पमुख शस्त्र का किया जाएगा। ठीक है, तो उत्पल पत्र भी देखा। तो उत्पल पत्र का आप लैंसेट नीडल आप यूज किए हो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में भी, तो उसको आप देखेंगे इसी प्रकार की अरेंजमेंट रहती है इसी, और वो हम पेनेट्रेट करते हैं और वो ब्लड सैंपल वहां से कलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, आगे जाएंगे। अर्धधार भी आप ये डिटेल में देख सकते हैं। इट कैन बी कंपेयर विथ अ टाइप ऑफ नाइफ, एक और से ही उसको धार रहेगी, उसको अर्धधारम या अध्यर्ध धारम कहा है। आगे जाएंगे, छठा यंत्र है एशनी। एशन जो है वो दो प्रकार की एशनी हो सकती है। शब्द से ही हमें पता चलता है, अन्वेक्षणा यानी परीक्षण के लिए, क्या व्याधि है, उसकी अवस्था क्या है, कहाँ तक है, इसके डिटेल्स जानने के लिए एशनी या प्रोब भी कहेंगे आज की भाषा में। और दूसरी जो है वो भेदन के लिए यानी एक्चुअल ड्रेन करने के लिए यूज की जाएगी। वो व्रणशोथ या अर्बुद जो है उसको ड्रेन करने के लिए यूज की जाएगी, वो भेदनार्थ ये एशनी का दूसरा प्रयोग रहेगा। तो श्लोकों में जो वर्णन आता है, गतेः अन्वेषणे श्लक्ष्णा गंडूपद मुखैशनी, तो जो अन्वेषण कर्म के लिए की जाएगी वो विशेषतः गंडूपद मुखा यानी अर्थवर्म के जैसा मुंह होता है दोनों तरफ से,
इस प्रकार से दोनों तरफ से उसको मुख रहेंगे, लेकिन वो ब्लंट रहेंगे प्रोब जैसे, और उसको अंदर डालते हुए उसकी गति तो व्रण की पता चलेगी कहां तक है, लेकिन वह किधर भी क्या करते हैं, काटेगा नहीं या चुभेगा नहीं, इस प्रकार की उसकी अरेंजमेंट रहेगी। ये होगी अन्वेषण कर्म के लिए उपयुक्त की जाने वाली एशनी। और दूसरी जो एशनी है वो भेदन कर्म के लिए, यानी वो डीपली पेनेट्रेट करेंगे और वहां से कुछ चीजें निकालेंगे इस पद्धति से। इसका मुख सुई जैसा तीखा रहेगा, जैसा कि मैंने कहा, एक ओर से वो तीखी यानी तीक्ष्ण रहेगी, उसको पेनेट्रेटिंग पॉइंट रहेगा, और जड़ में भी सुई जैसा उसको छिद्र रहेगा। यानी ये जो विशेषता भेदनार्थ उपयोग है, मैंने कल आपको दिखाया था कि क्षार सूत्र यहाँ पे उसको डालेंगे अपने धागा, सुई धागा जैसे इस्तेमाल करते हैं, और वहां से वो भगंदर में प्रवेश किया जा सकता है। वेदनार्थे अपरा सूचि मुखा मूल निविष्टता। तो इस प्रकार से भगंदर व्याधि के लिए फॉर एग्जाम्पल इसका उपयोग किया जा सकता है भेदन के लिए। यानी जहां नहीं भी है वो रूट हमें क्रिएट करना पड़ता है, और सर्जिकल थ्रेड जो है क्षार सूत्र, जिसे हम आज की भाषा में अल्कली लेप किए हुए रहते हैं, हर्बल, और वो कटिंग भी करता है, व्रण को इन्फेक्ट भी नहीं करेगा, और फिर आगे जाके उस व्याधि का निराकरण करेगा। ये एशनी शस्त्र जो है वो खास करके भगंदर व्याधि में या फिस्चुला व्याधि में उपयुक्त किया जाता है। आगे आएगा वेतस पत्र। तो वेतस क्या है? वेतसम व्यधने। तो वेतस यह शब्द बांबू के लिए आया है, बांबू के विशेषता पत्र शब्द है यानी लीफ। तो बांबू का जैसा पत्ता रहेगा उस प्रकार का ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, उसकी लंबाई 4 अंगुल और 1 अंगुल उसकी विड्थ रहेगी, तो 4 अंगुल लंबाई और ये 1 अंगुल जो है इसकी हम कहेंगे विड्थ रहेगी। और उसका मुख्य कर्म जो है वो क्या रहेगा? तो व्यधन, वेदन। इस प्रकार का वेदन का मतलब क्या है? तो टुकड़े करना, प्रहार करना या विंधना, यानी बीच में से उसको ऐसे होल करना, इसको वेदन कहेंगे। ठीक है, तो इट इज कंपेरेबल विद द थेनोटॉमी नाइफ विच इज यूज टुडे। आगे आता है शरारी मुख और त्रिकर्चु, त्रिकुर्चक। तो शरारी मुख पहले देखेंगे और उसके बाद में त्रिकुर्चक देखेंगे। तो शरारी मुख क्या है? तो शरारी ये एक लंबी चोंच वाला पक्षी है। तो उसी से उस चोंच जो उस बर्ड की रहती है उसके आकार पे इसको नाम दिया गया है शरारी। तो यहाँ पे भी आप उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि एक लॉन्ग बिक वाला ये बर्ड रहता है, और उससे रिजेंबल करने की वजह से इसको शरारी मुख कहा जाता है। आगे it can be compared with the Kartari also, but Kartari is separately mentioned by Ashtangarath, but सुश्रुताचार्य जी उसको कर्तरी से कंपेयर करते हैं। आगे जाएंगे, ये शरारी जो है ये 12 अंगुल लंबी रहेगी और उसको धार भी रहेगी, सो इट कैन बी कंपेयरेबल विद द सीजर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से शरारी मुख को हमने जानना चाहिए। और आगे आएगा त्रिकुर्चक। ग्रंथ में जो श्लोक आया है, श्राव्ये शरारी अस्य त्रिकुर्ची, इस प्रकार से दोनों शस्त्रों का उपयोग जो है वो श्रावणार्थ किया गया है। श्रावण क्या है? तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एब्सेस है, वो पक्व हो चुका है और उसको ड्रेन करना है, तो इसको छेदने के लिए केवल एक ब्रिक की आवश्यकता रहती है। तो इसके लिए विशेषता शरारी मुख या त्रिकुर्चक शस्त्र जो है उसका इस्तेमाल होगा। तो त्रिकुर्चक को देखेंगे अभी। यहाँ आप सामने स्लाइड में चित्र देख रहे हैं। ये विशेषतः स्पाइक जिसको रहते हैं, इस प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट रहता है, लेकिन ये पिन पॉइंट रहेंगे। देखिए 1, 2 और 3,
इसलिए उसको त्रिकुर्चक कहा है। इकट्ठा उसको बांधा गया है और फिर उसको ये ग्रिप या हैंडल है। तो विशेषतः जब बड़ा एब्सेस रहेगा तो उसको ड्रेन करने के लिए ज्यादा पॉइंट्स की आवश्यकता रहेगी, इसलिए ये 3 पॉइंटेड ऐसा त्रिकुर्चक यंत्र है, शस्त्र है। आगे 10वां है कुशपत्र। तो कुश भी जो है ये एक प्रकार का ग्रास है और उसका पत्ता जैसे थिन लेयर रहता है वो बहुत ही और शार्प रहता है, उसके लगभग समान रेजर ब्लेड के समान ये यह शस्त्र रहेगा, इसलिए उसको कुशपत्र कहा गया है। और उसके साइजेस भी आगे भिन्न भिन्न प्रकार के दिए गए हैं। कुशपत्र को अष्टांग हृदयकार आटा मुख या आटी मुख शस्त्रों का फल भाग 2 लंबाई युक्त जब रहेगा तो उसको कुशपत्र या आटा मुख यंत्र कहेंगे। तो आटा मुख यंत्र या आटी मुख यंत्र या कुशपत्र ये तीनों भी एक ही यंत्र है और इस कुशपत्र को यूज किया जाएगा विशेषतः विश्रावन कर्म के लिए। तो दिस कैन बी कंपेरेबल विथ, देखिए उस्तरा जिसे कहते हैं या रेजर पैजेट्स नाइफ ऐसे भी इसको कहा जाता है। इट कैन बी कंपेरेबल विथ कुशपत्र बिकॉज इट हैज अ वेरी थिन धार जो है वो दोनों तरफ से इसको रहती है। तो ये ब्लेड जो है वो पॉइंटेड या बिल्कुल धार वाला रहता है दोनों तरफ से। आटा मुख जो है वो बिल्कुल ही समान नहीं है इसके कुशपत्र के, इसलिए आटा मुख, देखिए आटा मुख इस यंत्र को कहते हैं। इसको भी दोनों तरफ से धार रहेगी लेकिन पॉइंटेड भी है एक तरफ से, इसको आटा मुख कहते हैं। और आटा मुख का भी कर्म जो है विशेषता विश्रावन, सिराव्यत और विशेषतः ये हमें पर्याय है कुशपत्र के लिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो कुशपत्र और आटा मुख का इकट्ठा वर्णन आता है हमें अष्टांग हृदय में। आगे है अंतर्मुख शस्त्र। अंतर्मुख शस्त्र जो है वो विशेषतः उपयुक्त किया जाता है खास करके विशिष्ट क्रियाओं में, जैसे कि कर्तन यानी काटना, इस चीज के लिए विशेषता अंतर्मुख है। अंतर्मुख यानी इसको बाह्य तरफ से इसको किधर भी धार नहीं है, देखिए ये ब्लंट एरिया है लेकिन अंदर इसको धार है, इसलिए इसको अंतर्मुख शस्त्र कहा है। और ये विविध आकार के 1, 2, 3 ये और ये समान है, इस प्रकार से। इट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे एक अष्टांग हृदय का वर्णन भी आया है, चंद्रार्म ऐसा भी उसको कहा जाता है। तो अर्धचंद्राकार होने की वजह से इसका आकार, इसको और आधे चंद्रमा के आकार का इसको फाल रहता है। देखिए ये आधा चंद्रमा हो गया एक और ये दूसरा आधा चंद्रमा, तो दोनों मिला के फिर तो यंत्र की दृष्टि से वर्णन करें तो ये स्वस्तिक यंत्र है, लेकिन इसको धार होने की वजह से इसको यंत्र नहीं कहा जाएगा। प्रायः शस्त्रों को धार होती है, तीक्ष्ण पेनेट्रेटिंग पॉइंट रहता है, यही मुख्य यंत्र और शस्त्र का भेद है। सिंपल लैंग्वेज में इसको कर्तरी भी कहा जा सकता है या कर्तरी शस्त्र के समान ही इसके कर्म रहे, काटना मुख्यतः इसका कर्म रहेगा। वो स्किन भी काटते हैं, आते भी काटते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझना है। आगे जाएंगे 13वां शस्त्र है व्रीहि मुख। व्रीहि भी जो है वो रिजेंबल करता है विशेषतः ग्रेन के लिए। तो राइस का जो ग्रेन रहेगा छिलके के साथ उसको व्रीहि कहा गया है और इसका साइज 1.5 अंगुल यानी 1.5 अंगुल लेंथ में यानी लंबाई में विशेषता। देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई जो है यहाँ से नापनी है, फाल यानी जो छेदने वाला भाग है उसके लिए। और ये नैरो होने की वजह से विशेषतः सिरावेद के लिए या टैपिंग के लिए एब्डोमेन में अगर छेद बनाना है जलोदर स्थिति में निकालने के लिए,
तो पंक्चर, वेन पंक्चर करने के लिए, एब्डोमेन पंक्चर करने के लिए विशेषता इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज की यंत्रों में या शस्त्रों से अगर तुलना करें तो ट्रॉकर और कैन्यूला जो है विशेषता लैप्रोस्कोपी के लिए जो यूज किए जाते हैं, पहले छेद करने के लिए विशेषतया, इनको व्रीहि मुख से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आज के ट्रॉकर एंड कैन्यूला दिए हैं, इनको हम व्रीहि मुख से कंपेयर कर सकते हैं, उसके साथ रिजेम्बलेंस उसका है। आगे 14वां शस्त्र है कुठारी शस्त्र। तो कुठारी शस्त्र ये विशेषतया नाम से ही आपको पता चलेगा, इसका आकार गाय के दांत के समान होता है, यानी ये आधा अंगुल ऐसे ऊपर से चौड़ा रहेगा, देखिए, और इसका ऊपरी भाग जो है वो कुल्हाड़ी के जैसा होता है और नीचे थोड़ा हैमर जैसा इसका भाग रहेगा। इस प्रकार के शस्त्र को कुठारी शस्त्र कहा जाता है और विशेषतः अस्थि के ऊपर जो सिराएं स्थित है उनका वेध करने के लिए, यानी उनको छेदने के लिए उसको उपयोग किया जाता है। आज भी ये शस्त्र इस्तेमाल होता है इसी प्रकार का, वो कुठारी शस्त्र से कंपेयर इसको कर सकते हैं। कुल्हाड़ी जैसा इसका देखिए नीचे आकार है, ठीक है। तो एक्स शेप नाइफ और चीजेल दैट कैन बी रिजेम्बलिंग विथ कुठारी शस्त्र। आगे 15वीं जो है शस्त्र वो है शलाका। तो शलाका का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहां पे उसको धार नहीं थी। यंत्र विद्या अध्याय में भी शलाका है। तो ये एक प्रकार का रॉड है, वो तांबे से विशेषतया बनाया हुआ होता है और इसका उपयोग इसीलिए ग्रंथ में ताम्री शलाका ऐसा उसका उल्लेख है, इसलिए ताम्र शलाका है, ताम्र से निर्मित यह शलाका है। और लिंगनाश शस्त्र कर्म में लिंगनाश क्या है, ये विशेषतया जो लेंस ओपेक हो जाती है, जिसे कैटरैक्ट आज की भाषा में व्याधि को कहते हैं, तो पूरा तरीके से उसका जो आवरण है लिंग का यानी लेंस का, वो ओपेक हुआ होता है और इसीलिए व्यक्ति को दिखता नहीं या धुंधला दिखता है, तो उस व्याधि को कैटरैक्ट या लिंगनाश कहा जाता है। उस शस्त्र कर्म जो सुश्रुताचार्य जी ने भी वर्णन किया है, तो वो पोस्टेरियर चेंबर ऑफ आई है, उसमें ढकेलने ये एक प्रकार का शस्त्र कर्म है। और पहले अपन आज तक यानी कम से कम 40-50 साल पहले तक वैसी प्रकार की सर्जरी की जाती थी इसके लिए, लिंगनाश के लिए। उसको पोस्टेरियर चेंबर में उस लिंग को, लेंस को ढकेला जाता था। आज क्या किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज है, इसको मोतियाबिंद कहेंगे। उसका वेधन करने के लिए इस शलाका के पिन पॉइंट का यूज किया जाता था और ताम्र के यानी बहुत ही पतली और बिल्कुल उसको अच्छे से तीक्ष्ण धार होगी, इस प्रकार से उस ताम्र धातु का उपयोग किया गया है। द्विमुखी कहा गया है, द्विमुखी यानी दोनों तरफ से उसका उपयोग किया जा सकता है, दोनों तरफ से उसको धार होती है। और उसका मुख जो है उसको कंपेयर किया है कुरुबकाकृति। ये कुरुबक जो है, ये कुरुबक दूसरा तीसरा कोई नहीं, सहचर का, विशेषतः लाल सहचर का, जिसे कटसरैया भी कहा जाता है, उसके फल के फूल के सदृश, पुष्प के सदृश उसकी आकृति रहेगी। अगर आप सहचर के फूल देखते हैं तो इसी प्रकार की उसकी आकृति रहेगी पंखुड़ियों की। इसके द्वारा जैसे हमने अभी देखा, कफज लिंगनाश या मोतियाबिंद के शस्त्र कर्म के लिए उसका उपयोग किया जाता है। 16वां जो शस्त्र आता है वो अंगुली शस्त्र है, यानी उंगली का उसमें उपयोग किया जाएगा। इस शस्त्र में विशेषतः उसका आकार अंगूठी जैसा, ठीक है, यानी रिंग जिसे जो हम अंगुली में पहनते हैं, उंगली में पहनते हैं, उसके जैसा उसका आकार होता है और उसका मुख आगे की ओर निकला हुआ रहता है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया है, इसे फिंगर नाइफ भी कह सकते हैं। ये आज भी इस प्रकार का फिंगर नाइफ यंत्र या शस्त्र, सॉरी क्योंकि इसको धार है, शस्त्र है। उसका फल जो है, फल यानी उसका ये फाल, ये ग्रिप एरिया नहीं, फाल, फल यानी वो आधा अंगुल लंबा रहेगा और आकार में यह वृद्धि पत्र या मंडलाग्र शस्त्र जैसा रहेगा।
मुद्रिका यानी तर्जनी, प्रदेशिनी जिसे कहा जाता है, उसके अगले ओर में इसको पहनना जाता है। जैसे इस चित्र में संयोगवश वैसे ही है, तो तर्जनी में पहना हुआ है और इसमें धागा बांधकर चिकित्सक इसके गले से भीतरी स्रोतस में उत्पन्न गलशुंडी का छेदन कह सकते हैं। यानी अंदर जाने के लिए या धागा बांधने के लिए कहा है, इस प्रकार से उसको उंगली से भी प्रयोग किया जा सकता है। सुश्रुताचार्य जी या वृद्ध वाग्भट जी इसी यंत्र को, फिंगर नाइफ को, मुद्रिका शस्त्र भी कहते हैं। मुद्रिका यानी अंगूठी, और यहाँ पे अंगुली शस्त्र, इस प्रकार का इसका अष्टांग हृदय में नामकरण किया है। आगे है बड़िश पत्र। तो बड़िश जो है ये एक प्रकार का बेंट ब्लेड है और जिसे फिशिंग हुक भी कहा जाता है। बड़िश का संस्कृत का मीनिंग है फिशिंग हुक। तो फिशिंग हुक की तरह जिस शस्त्र में अरेंजमेंट है उसको बड़िश यंत्र कहा जाएगा और ये शार्प होता है बहुत ही। तो मछली पकड़ने के लिए जो कांटा इस्तेमाल करते हैं उसका अगला भाग मुड़ा या झुका हुआ होता है, वैसे ही इसका आकार रहता है। गलशुंडी यह एक गले का विशेष रोग है। अर्म जैसे हमें यंत्र में देखा था हमने, तो ये टेरेजियम भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार के रोगों में इस बड़िश शस्त्र का, इसको पिन पॉइंट रहता है, निकालना भी रहता है और काटना भी रहता है। तो इस यंत्र का उपयोग, सॉरी शस्त्र का उपयोग किया जाता है। आगे है करपत्र शस्त्र। तो सिंपल है ये समझने के लिए, बिल्कुल ही जहां मराठी भाषा में करवत कहते हैं या करपत्र भी उसको संस्कृत में कहा गया है। इस शस्त्र की धार जो है वो खुरदरी रहती है इस प्रकार से। इसकी लंबाई 10 अंगुल रहेगी और चौड़ाई 2 अंगुल रहेगी। इसके दांत जो है वो मोटे रहते हैं। इसका उपयोग जो है और मूठ जो है वो लकड़ी की रहेगी इस प्रकार से। और विशेषतः इसको हड्डियों का छेदन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और सुत्सरु बंधनम यानी उसका जो बंधन रहेगा वो एक प्रकार से होल्डिंग, जिसका ग्रिप रहेगा वो लकड़ी का रहेगा। लोकल लैंग्वेज में इसको हम आरी भी कहते हैं। बोन सॉ भी, इट कैन बी कंपेरेबल विथ बोन सॉ। और छोटी आरी यानी बिल्कुल ही छोटे आकार की ये रहती है। सॉ ब्लेड ही है ये, लेकिन छोटे आकार का। आगे है करतरी या कैंची जिसे हम सीजर्स कहते हैं। तो विशेषतः टेंडन को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्नायु तंतु है, केश या बाल है, इसको काटने के लिए करतरी का उपयोग बहुत ही आसानी से इसका हम वर्णन कह सकते हैं। आगे है वक्र रुजुधारम। इस प्रकार से क्या रहेगा ये, तो नख शस्त्र इसे कहा जाता है या नरहरि भी कहते हैं। जो नाइयों के पास या बार्बर्स के पास ये शस्त्र आज भी इसका उपयोग ग्रामीण इलाके में किया जाता है। आप में से किसी ने देखा भी होगा। विशेषतः इस नख शस्त्र का उपयोग दोनों ओर से किया जाता है। दोनों ओर से इसको धार रहती है। इसके एक मुख पर धार जो है वो सीधी रहती है और दूसरे पे ये देखिए यहाँ पे भी सीधी है और दूसरी ओर थोड़ी टेढ़ी है। ठीक है। इसकी लंबाई 9 अंगुल है और मध्य भाग जो है वो गोल रहता है, तो इससे ग्रिप जो है वो अच्छी से आती है। इसका उपयोग विशेषतः सूक्ष्म शल्य को निकालने के लिए, छेदन भेदन कर्म के लिए या छीलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ भी विशेष प्रकार के नेल पैर दिए गए हैं। आगे है दंत लेखनक। ये दंत लेखनक शस्त्र जो है वो एक धारा वाला होता है और 4 कोनों वाला होता है। देखिए यहाँ पे भी पुराने टाइप का यहाँ जो चित्र दिया है उसको 4 कोने हैं। ठीक है। और धार एक ही जगह रहेगी। इसके एक भाग में मूठ बंधी होती है इस प्रकार से। ठीक है। होल्डिंग ग्रिप रहती है और आगा यह भाग जो है होल्डिंग ग्रिप बड़ी होती है। इसका उपयोग विशेषतः दांतों में जमी शर्करा जो है यानी किटन जो है, टार्टर जिसे कहा जाता है, तो उस टार्टर स्क्रैपिंग के लिए ये दंत लेखक का इस्तेमाल किया जाता है।
तो आज भी इस प्रकार के हमें डेंटिस्ट के पास इस्तेमाल या हुक दिखाई देते हैं, जिससे धार भी होती है और वो एक ही जगह से उसको साफ किया जाता है एक प्रकार से, और दंत को, नॉर्मल टिश्यू को हानि नहीं पहुंचेगी, इस प्रकार से उसका अरेंजमेंट रहता है। आगे है सूची शस्त्र। ये विभिन्न प्रकार की नीडल्स है। ये सूची शस्त्र विशेषतः सिलाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रायः प्रधानतः 3 प्रकार की सुइयां विशेषतः उपयोग किया जाता है इनका। एक जो रहती है वो गोल रहती है, इस प्रकार से उसको गोल रहेगी। दूसरी गुप्त, यानी धागा डालने वाला भाग जो है वो अधिक चौड़ा नहीं रहता, बिल्कुल पिन पॉइंट रहेगा इस प्रकार से। और मजबूत पाशों को छेदने के लिए वो धागा जो है विशेषतः यूज किया जाता है। तो 3 प्रकार की कैसी है वो आगे हम देखेंगे। विशेषतः वृत्त, तिस्र और धनुर्वक्र। वृत्त यानी थोड़ी सी वो वक्र रहेगी, तिस्र यानी तिरछी रहेगी इस प्रकार से, और धनुर्वक्र बिल्कुल धनुषाकार पद्धति से वक्र रहेगी। तो इस 3 प्रकार की ये सूची, तिस्राहा ग्रंथ में इसके 3 प्रकार दिए गए। तो ये आप सामने जो देख रहे हैं वो भी 3 प्रकार की नीडल्स हमें विशेषता बेस्ड ऑन कर्वेचर, बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ द आईज, ठीक है। और ट्रोमैटिक नीडल्स, स्ट्रेट नीडल्स, कर्व नीडल्स, राउंड बॉडी नीडल, कटिंग नीडल, रिवर्स कटिंग नीडल, टैपर कटिंग नीडल, इस प्रकार से आज भी इसके प्रकार उपयुक्त किए जाते हैं और ये बहुत ही आवश्यक ऐसी सभी यंत्र या शस्त्र है। आगे है व्रीहिमुख सूची। व्रीहिमुख सूची का विशेषतया वर्णन जो आता है तो व्रीहिर्वक्त्रा, धनुर्वक्त्रा, इस पद्धति से पक्वाशय, आमाशय या अन्य जो मर्मस्थल है जैसे सीना है उसको सीवन करने के लिए सूची शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। 2.5 अंगुल लंबा और जौ सदृश मुख वाला धनुष के आकार का यह व्रीहिमुख सूची होती है। आगे है कूर्च। कूर्च नामक शस्त्र 23वां शस्त्र है। यहाँ पे गणना जो की है तो इसमें विशेषतः 7 तथा 8 गोल एवं 4 अंगुल लंबी सुइया एक सुडौल लकड़ी के गोल पीठ पर गड़ई रहती है। देखिए ये डिफरेंट नीडल्स है एक्चुअली, लेकिन वो गड़ी हुई है एक इस पे लकड़ी पे, जिसको गोलाई की गई है ग्रिप के लिए, हैंडल करने के लिए। और मजबूत बंधन से ये बंधी हुई है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, उनको इकट्ठा रखने के लिए। और कम से कम ये संख्या में 7 या 8 होती है। इसको कूर्च या जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में ब्रश भी कहेंगे, इस प्रकार से उसको ये स्पाइक्स रहेंगे। और इसका उपयोग विशेषतः जहां पे स्क्रैपिंग या घर्षण करना है, नीलिका है, व्यंग है, ठीक है, और या जहां पे लॉस ऑफ हेयर्स हो चुका है वहां घर्षण करने की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा वहां पे प्रच्छान कर्म जैसा थोड़ा रक्तस्राव, विकृत रक्त जो है बाहर निकलना चाहिए, इसीलिए उस कुर्च शस्त्र का उपयोग किया जाता है। ये त्रिकुर्चक और कुर्च ये थोड़ा सा सिमिलर है, ये ध्यान में हमें रखना चाहिए। आगे जाएंगे। कुर्च के बाद आता है खज शस्त्र। खज को चर्नर भी कहेंगे। इस प्रकार मथने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और मथन या मंथन किस किस चीज का होगा तो विशेषतः ऊर्ध्व रक्तपित्त में, नासा में अगर वो कफज रक्तपित्त है, ठीक है, तो उसमें ग्रंथियां ज्यादा रहेगी और नासा में से वो बाहर नहीं आएगा, ग्रंथि अटक जाएगी। तो ऐसे वक्त वो रक्त की गुठलियों को मथने के लिए या उसको फाइन बनाने के लिए, निकालने के लिए इस मथनी का उपयोग किया जाएगा। नासिका के छिद्रों के अंदर उसको डाला जाएगा और फिर मथनी से उसको निकाला जाएगा। उसके बाद आता है विशेषतः कर्णपाली व्यधन यंत्र। इसको कर्ण वेधनी भी कहा जाता है। अभी मूल ग्रंथ में अष्टांग हृदय में इसके बाद युथिका शस्त्र, आरा शस्त्र,
इनका भी इस्तेमाल आया है, लेकिन वो हम क्रम में बाद में यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले लेंगे कर्णपाली यंत्र। तो कर्णपाली, आपको पता है कि कान को वेधन करने के लिए, कर्ण वेधन संस्कार भी ये 16 संस्कारों में से एक है। तो ईयर लोब को पंचर करने के लिए यहाँ पे कर्णपाली व्यधन यंत्र का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी रहेगा, चिकित्सात्मक दृष्टि से भी रहेगा। उसके बाद आता है युथिका और आरा। तो इसमें से युथिका शस्त्र जो है विशेषतः वो जूही की कली के सदृश रहता है, देखिए बिल्कुल स्मॉल कली जैसा, और उसको कर्णपालियों को व्यधन के लिए भी इस्तेमाल इस युथिका का किया जाता है। बाद में आता है आरा शस्त्र। आरा का मुख जो है वो आधा अंगुल घेरे में गोल सा रहता है। देखिए आरा, ये आज भी आरा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल अनेक प्रकार के अगर पत्ते हैं या कागज भी है, उनको छेदने के लिए इस आरा का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इसका प्रवेश भी आधा अंगुल किया जाता है। इसका मुख जो है ऊपरी भाग में चौकर होता है, यानी ये आगे पिन पॉइंटेड रहेगा लेकिन बेस में ये चौकर होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मोटी कर्णपाली रहेगी तो इस आरे का उपयोग किया जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, कर्णपाली व्यधन शस्त्र है, आरा शस्त्र है या युथिका शस्त्र है, ये तीनों का ही उपयोग जो है वो कर्ण वेधन के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो आते हैं वो अनुशस्त्र आते हैं। इन्हें एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाएगा। तो ये अनुशस्त्र विशेषता कौन कौन से है? जलौका यानी लीचेस, मेडिकेटेड लीचेस, क्षार यानी कॉस्टिक अल्कलीज, यवक्षार, सज्जिक क्षार आपने सुना होगा, जैसे क्षार सूत्र भी आपने भगंदर चिकित्सा के लिए अभी सुना होगा। दहन यानी वहां पे आपको जलाने के लिए, अग्निकर्म करने के लिए कुछ शस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। कांच यानी ग्लास का भी उपयोग आप करेंगे। उपला यानी ड्राई काउ डंग। नख, आपके सर्जन के नेल्स या किसी प्राणी के नेल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। स्टोन, विविध प्रकार के स्टोन्स, ठीक है, और ये मेटालिक, नॉन मेटालिक चीजें भी इस्तेमाल की जाए। इसके सिवा यहाँ पे अपरानी अपि यंत्रादि अनि उपयोगम च यौगिकम, इस प्रकार से इसके सिवा और भी कुछ शस्त्रों का उपयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए विशेषतया त्वक, देखिए त्वकसार यानी बांबू, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है छेदन भेदन के लिए। स्फटिका, क्रिस्टल्स, इसका भी उपयोग आप कर सकते हो। धारदार कांच या ग्लास का भी उपयोग कर सकते हो शस्त्र जैसा। कुरुविंद, टाइप ऑफ स्टोन, इसका भी छेदन भेदन के लिए यूज किया जाता है। जलौका, आप इस चित्र में देख सकते हैं, मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, तो ये मेडिकेटेड लीचेस है अशुद्ध रक्त निकालने के लिए। और ये जो आप पेशेंट देख रहे हैं, विशेषता ये वेरिकोज वेन्स का पेशेंट है, उनको निकालने के लिए। ठीक है, तो दूषित रक्त को निकालने के लिए ये निसर्गतः मेडिकेटेड लीच, इसका हम विस्तृत आगे चर्चा करने वाले हैं। अग्नि का भी यूज हम अग्निकर्म के लिए, देखिए यहाँ पे कदर इत्यादि व्याधियों के लिए, कॉर्न के लिए किया जाता है। क्षार, लेखन, भेदन, छेदन, दहन के लिए इसका इस्तेमाल शोधन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसके सिवाय नख, गोजिह्वा एक वनस्पति है इस प्रकार की, इसके जो पत्ते रहते हैं बहुत ही खुरदरे रहते हैं, तो स्क्रैपिंग के लिए यूज किया जाता है। शेफानिका, शाक, ये भी इस प्रकार के ही पत्ते हैं। तो ये जो वर्णन है, मैं अभी आपको बाल, अंगुली ये बता रहा हूँ, ये सुश्रुत संहिता से लिया गया है। ये शस्त्र जो है, तो इन जनरल इसके फंक्शंस या यूटिलिटी क्या है, तो इससे क्या क्या किया जाता है? तो उत्पाट्य यानी शल्य को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। पाट्य यानी चीरना, टीयर या स्प्लिट करना, पाटन कर्म। सीव्य यानी सीना, सूचरी। उसके बाद एशन या एश यानी घाव कहाँ तक है उसको ढूंढने के लिए, प्रोबिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। लेख्य या लेखन कर्म,
यानी स्क्रैपिंग के लिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ ज्यादा स्किन या ग्रोथ वहां पे हुई है वुंड हीलिंग के वक्त, तो उसको स्क्रैप किया जाता है। या फिर नॉन हीलिंग वुंड है, वहां पे ब्लड सप्लाई कम लग रहा है, वहां पे भी स्क्रैपिंग किया जाता है ताकि ब्लड सप्लाई होके वहां पे हीलिंग अच्छा हो। छठा जो है वो प्रच्छान है। प्रच्छान देखिए यहाँ पे कर्सर, उसको क्या कहेंगे, स्क्रैचिंग, इंसाइजिंग या माइन्यूट पंक्चरिंग। उसके बाद कुट्टन कर्म, या जिसे गोदना, बीटिंग, हिटिंग, पाउंडिंग भी कहा जाता है। छेदन कर्म, तो जो सर्जरी की जाती है उसमें यही सभी क्रियाएं की जाती है। छेदन करना, इसको छेद्य कहा गया है। आगे है भेदन। भेदन क्या है, तो फोड़ना है, ब्रेकिंग। व्यधन या वेधन कर्म, ये क्या है, पंक्चरिंग। मंथन कर्म या मथ्य, मथना, चर्निंग। उसके बाद ग्रहण या उसके आचूषण करना भी कहेंगे, ये फोल्डिंग है, ग्रास्पिंग भी उसका मीनिंग है। उसके बाद में है 13वां कर्म, दहन कर्म, बर्निंग। उसे क्षार से भी जला सकते हैं या अग्नि से भी जला सकते हैं, अग्नि कर्म के द्वारा। ये शस्त्र और अनुशस्त्र दोनों के ही कर्म इकट्ठा बताए हैं। इन शॉर्ट बताए हैं 13 प्रकार के कर्म शस्त्रों के और अनुशस्त्रों के यहाँ पे समराइज किए हैं अष्टांग हृदय कार्य। अभी शस्त्र के पहले दोष बताए हैं, उसके बाद डिफेक्ट्स, वो किस प्रकार के नहीं होने चाहिए, ये दोष शस्त्र में नहीं होने चाहिए। सबसे पहला बताया कुंठ, यानी जिसमें ब्लंटनेस है, वो शार्प नहीं है। खंड यानी टूटा हुआ है। तनु बहुत ही थीन है, इतना थीन है कि उसका उपयोग करते वक्त शायद वो टूट सकता है। स्थूल इतना जाड़ा है कि उसका उपयोग ही हम नहीं कर सकते। रस्व आकार में बिल्कुल छोटा है, जिसको ग्रिप हम हाथ में पकड़ भी नहीं सकते। दीर्घ है यानी बहुत ही लंबा है। वक्रता, जो स्ट्रेट होना चाहिए वो कर्व्ड है, इरेगुलर उसका शेप है, इस प्रकार से। और आगे जो बताया है वो खरदरत्व, यानी उसका जो एज है वो शार्प और यूनिफॉर्म होना चाहिए उसकी धार, लेकिन वो वैसे नहीं रहती, इसको खरधारत्व या धार में खुरदरापन कहा गया है। इस प्रकार के 8 शस्त्र दोष बताए हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में शस्त्र का कार्य और शस्त्र के दोष ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इसके बाद जो बताए गए हैं वो है विस्तार से बताए हुए शस्त्र ग्रहण। यहाँ पे विशेषतया बताई है शस्त्र ग्रहण की विधि, यानी जो ये सभी शस्त्र है वो धार वाले रहते हैं या पॉइंटेड रहते हैं, उसको होल्डिंग की एक प्रकार की विशिष्ट पद्धति, विधि रहती है, उसको यहाँ पे वर्णन किया गया है 31 और 32वें श्लोक में, 30 से लेके 32। तो छेदन, भेदन, लेखन कर्म करते समय फल के अंत एवं व्रंत के मूठ, व्रंत यानी मूठ, मध्य भाग को तर्जनी मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे से सावधान होकर पकड़ना चाहिए। यानी मेनली जो होल्डिंग ग्रिप रहेगी वो विशेषतया अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। विश्रावन करते समय शस्त्र को मूठ के अगले भाग में तर्जनी और अंगूठे में पकड़ना चाहिए, यानी ये छोटा शस्त्र है तो उसको तर्जनी और अंगूठी 2 ही उंगलियों से पकड़ेंगे। व्रीहिमुख शस्त्र है, उसके मुख पर तर्जनी, अंगुली और अंगूठा यानी फिर तीनों की होल्डिंग आवश्यक है। आहरण कर्म के लिए शस्त्र को मूल भाग में ही ग्रहण करना चाहिए, और शेष जो कर्म है उन सभी कर्मों के लिए जहां पकड़ने से शस्त्र कर्म करने में सरलता हो वहां पकड़कर शस्त्र कर्म करना चाहिए। तो ये जो लास्ट लाइन है, आहारणार्थानि कुर्यात् सौकर्यर्थो अपरम, यानी जो चिकित्सा कर रहा है शल्य चिकित्सक या चिकित्सक, उसको भी धार नहीं लगनी चाहिए, अच्छे हम प्रेशर उसको दे सकते हैं, इस पद्धति से करना चाहिए। आगे जो वर्णन आता है वो शस्त्र कोश का आता है। ये विविध जो शस्त्र कोश है उनको रखने के लिए विशिष्ट कोश की या वॉलेट की आवश्यकता है, उसका वर्णन है। देखिए किस प्रकार से उपयुक्त है, अप्लाइड चीजें
यहाँ पे अष्टांग हृदयकार हमें वर्णन करते हैं। ये शस्त्र कोश का वर्णन है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये शस्त्र कोश है। और इसी प्रकार से कल भी हमने यंत्र का होल्ड करने के लिए एक मैग्नेट का एक स्लेट भी देखा था। शस्त्र कोश की चर्चा भी करेंगे। इसकी चौड़ाई 9 अंगुल, लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए और उसे घना होना चाहिए। घना यानी जाड़ा होना चाहिए, जिसमें शस्त्र जो है बाहर ना निकले, उसके पॉइंटेड एंड्स भी, ठीक है, या धार भी एक दूसरे को वो टकराने नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे सेपरेट कंपार्टमेंट उसके होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए। शस्त्र कोश जो है वो विशेषतः क्षौम यानी अलसी के तारों से बना हुआ, पत्तों का, ऊनी कपड़ों का, रेशमी वस्त्रों का या सामान्य वस्त्र का भी या मुलायम चमड़े का भी हम बना सकते हैं, उससे बनाया जाना चाहिए। उसके भीतर उसमें भीतर से पेटी लगी हुई हो, अच्छी प्रकार से सिला गया हो, प्रत्येक शस्त्र दूर दूर में ऊन के वस्त्र से लपेट कर रखा गया हो, शलाकाओं से उनका मुख ढकना चाहिए, ठीक है, यानी शलाकाओं जो है उनके जो मुख है वो ढके होने चाहिए ताकि धार उसकी खराब ना हो, इस प्रकार से। और शस्त्र कोश जो है यानी पेटी जो रहेगी, आपने अगर पुराने नाइयों को देखा होगा ग्रामीण भाग में, तो वो जैसे वो हैंडल करने के लिए वो पेटी इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार का ये शस्त्र कोश यानी आपका सर्जिकल बॉक्स होना चाहिए। यही वर्णन यहाँ पे शस्त्र कोश का आता है। तो यहाँ पे हमने समराइज करने का कोशिश किया है। आगे का जो भाग है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। विशेषता जलौकावचरण का विस्तृत वर्णन की आवश्यकता है, तो वो आगे आएगा जलौकावचरण, वो इसी लेक्चर में हम नहीं लेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा काफी। तो ये सुश्रुत के सूत्र स्थान 8वां अध्याय, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 34वें अध्याय में जो 20 शस्त्रों की गणना की गई है वो समराइज यहाँ पे किया। जो धारा है उसके लिए कैसे होने चाहिए और धार के प्रकार भी सुश्रुताचार्य जी ने वर्णन किए हैं, 4 प्रकार के। धार जो है वो कितनी शार्प होनी चाहिए, तो मसूरी धार होनी चाहिए विशेषता भेदन कर्म के लिए, और वृद्धि पत्र और ये नख शस्त्र जो है वो इतने धारदार होना चाहिए। अर्ध मसूरी यानी मसूर के भी आधी लेखन कर्म के लिए विशेषता मंडलाग्र शस्त्र। उसके बाद में है कैशिकी यानी केश जितनी उसका जो थिननेस है वो आना चाहिए उस धार का, विशेषता कुठारी का शस्त्र का होना चाहिए या नीडल्स का वैसा होना चाहिए। उसके बाद में बताया है अर्ध कैशिकी यानी केश से भी आधा उसका होगा, आधे केश जितना। तो शार्पनेस देखिए, मसूरी, अर्ध मसूरी, कैशिकी, अर्ध कैशिकी, इस प्रकार से उसकी धार जो है वो ज्यादा शार्प होती गई है। यह वर्णन सुश्रुत संहिता में हमें मिलता है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको रेफरेंस बताया। उसके बाद उसको टेम्परिंग करना है, जिसे शास्त्र में शब्द आया है पायन, यानी धार लगानी पड़ती है जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है। आपने देखा होगा ग्रामीण भाषा के जो विद्यार्थी है, व्यक्ति है, उनको ये आसानी से ध्यान आएगा कि अगर वो ईला है या कुलाड़ी है उसको धार लगानी पड़ती है। तो क्षार पायन, उदक पायन और तैल पायन, इस प्रकार किस चीज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उससे धार लगानी है। क्षार से लगानी है, पानी से लगानी है, तैल से लगानी है, इसको पायन कहेंगे। और इन शॉर्ट सुश्रुताचार्य जी ने 8 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए हैं, छेदन, भेदन, लेखन, विश्रावन, वेदन, ऐशन, आहरण। और यही 8 शस्त्र कर्म जो है वो कर्म हमें अष्टांग हृदयकार विस्तृत रीत्या 13 प्रकार के बताते हैं, जैसे उत्पाटन, पाटन, सीवन, ऐशन, लेखन। हाँ, हमने ये देखे हैं श्लोक नंबर 28वें में। और उसमें उन्होंने जोड़ दिया है दहन कर्म को भी, अग्नि कर्म को भी, तो एक प्रकार का शस्त्र कर्म ही है। आगे जलौकावचरण का वर्णन आएगा जो आज हम नहीं देखेंगे। यहाँ का लेक्चर, आज का लेक्चर जो है वो यही समाप्त करते हैं। और इस तरह से अष्टांग आयुर्वेद में प्रवीण न केवल काय चिकित्सा में चिकित्सक होना चाहिए, और यही जो हमें फैमिली डॉक्टर की संकल्पना बहुत समय तक हमारे भारत में विद्यमान थी,
वो स्पेशलाइजेशन जो है वो एक प्रकार का उस वक्त नहीं था, ऐसा हम नहीं कहेंगे एक्सपर्टाइज, लेकिन एक ही व्यक्ति शल्य शालाक्य में भी और काय चिकित्सा में भी निपुण हो, यही वाग्भटाचार्य जी की अपेक्षा थी। और इस दृष्टि से उन्होंने यंत्र विधि, शस्त्र विधि, आगे जाके सिरावेद इत्यादि अध्यायों का और उत्तर तंत्र में भी विस्तृतरीत्या वर्णन किया है। यही आज हम रुकते हैं। आपकी कुछ शंकाएं हैं तो जरूर पूछिए।